गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन हमारा मैथ्स का, और इस मैथ्स के सेशन में आज हम क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या रहेगा? तो हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 में आगे हमने देखे थे पोलिनोमियल्स। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल भी हमने देख लिए थे। लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड थर्ड था क्यूबिक पोलिनोमियल, राइट? अब उसमें से हम यहाँ पर कौन से लेंगे? इक्वेशंस। दैट मींस पोलिनोमियल को अगर हम इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, तो ये जो बनता है दैट इज अवर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर जो p ऑफ x है, वो p ऑफ x हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल को हम जीरो के साथ इक्वेट कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। अब इस व्हाट इज पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन? इक्वेशन का पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? तो व्हेन टू क्वांटिटीज आर इक्वेटिंग टू ईच अदर, जब दो क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ इक्वेट करते हैं, तो जो बनता है दैट इज इक्वेशन। दैट मींस सपोज अगर मैं लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू 3y, तो दिस बिकम इक्वेशन। ओके, so equation that means when two quantities are equating to each other. Okay, now इस टॉपिक के अंदर हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। दैट मींस हमारे पास जो भी इक्वेशंस होंगे वो लीनियर होंगे। और लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं? दैट वी ऑल नो, हमने लास्ट टॉपिक में सेशन में किया था कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये फॉर्म में जो होते हैं उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन दैट मींस जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या रहेगी? 1। दैट मींस ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ हमें क्या मिलेगा? लाइन। ओके, द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस और दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज लाइन। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे पास है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब हमारे पास लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए होंगे, दैट इज सिस्टम, हम उसको सिस्टम भी बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और वी कैन से दैट पेयर इज पर्टिकुलर वर्ड, ये पर्टिकुलर वर्ड हो गया। दैट मींस हमारे पास दो ही इक्वेशन होंगे। अगर मैं सिस्टम बोल रहा हूं तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर अभी हमारे पास फिलहाल कितने? दो ही इक्वेशन रहेंगे विथ ओनली टू वेरिएबल, नॉट थ्री वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास लिमिटेशन है कि लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल एंड ओनली पेयर ऑफ linear equation, that means system but with two equations with two variables. Okay, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? तो सिंपल बेसिक क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, मैंने आपको अभी बताया। और यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो सपोज एक इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इस तरह मैं दो इक्वेशन को एक सिस्टम बना रहा हूँ, दो इक्वेशन की क्या बना रहा हूँ? सिस्टम। तो इसी टाइप के आपको कोई भी दो इक्वेशन दिए होंगे और वर्ड प्रॉब्लम में से आप ऐसे कोई इक्वेशन आप पहले बनाओगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड थी, ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। ओके, अब ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे हम लोग? तो ग्राफिकल मेथड में आपके पास, मैंने अभी आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन दैट मींस व्हाट, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिव्स अस लाइन। क्या देगी हमें? लाइन। और पेयर है तो एक इक्वेशन हमें देगा एक लाइन, सेकंड इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे सेकंड लाइन से, तो ये दो हमें लाइन मिलेगी। अब हमें देखना है कि ये जो लाइन हमें मिल रही है उसके ऊपर से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है। if the lines intersect at a point, that means अगर एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, then that point gives unique solution. ओके, तो जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट ही हमारा इस दो सिस्टम का, या तो ये सिस्टम बोलो या तो पेयर ऑफ दिस इक्वेशन, वो क्या बन जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन, एंड दैट पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ये जो इक्वेशन की पेयर है या तो ये सिस्टम जो भी बनी, ये सिस्टम क्या रहेगी? हमारी कंसिस्टेंट होगी अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं पहले आपको समझाने के लिए। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। अगर मेरे पास एक लाइन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक लाइन, ऐसे कोई एक लाइन जा रही है और दूसरी एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये दो लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पर इंटरसेक्ट कर। तो ये जो हमारा पॉइंट बन जाएगा दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वही हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, एंड इट इज यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज ये दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली दिस पॉइंट। ओके, अब सेकंड क्या है, तो इफ लाइंस कोइंसाइड, दैट मींस क्या, मतलब ये जो है दोनों की दोनों लाइन सेम होगी, कोइंसाइड दैट मींस सेम लाइन होगी आपके पास। सपोज मेरे पास एक लाइन ये है तो सेकंड लाइन भी वही की वही होगी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो सपोज देखो ये एक लाइन मेरे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, अगर मैं सेकंड लाइन लिखता हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो बोथ लाइंस आर सेम, बोथ इक्वेशंस आर सेम। अगर हम 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करें फ्रॉम बोथ साइड तो दोनों लाइन सेम है। तो अगर ऐसी कोई सिस्टम दी है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दैट मींस ये दोनों लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस एक लाइन एक दूसरी लाइन के ऊपर ही है। ओके, एंड ईच पॉइंट ऑन दैट लाइन, ये जो लाइन दी है बीइंग अ सॉल्यूशन, वो क्या बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। दैट मींस वी हैव मेनी सॉल्यूशंस, वी हैव मेनी सॉल्यूशंस। ओके, एंड द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, उसको भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। या तो हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। तो कौन से केस में कंसिस्टेंट बोलेंगे, इन दिस टू केस 1 एंड 2, दैट मींस अगर दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन है, तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट है। एंड अगर एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही है दैट मींस क्या हो रहा है, मैनी सॉल्यूशन हो रहा है, तो भी सिस्टम कैसी है, कंसिस्टेंट। इन दिस टू केस वी हैव कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, एंड थर्ड केस इज क्या होगी, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किए हुए हैं, सपोज मेरे पास एक लाइन ये है y इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड लाइन इज y इज इक्वल टू -1। तो ये दो लाइन एक दूसरे को कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ओके, तो दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन। ओके, तो पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन बिकॉज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो कोई कॉमन पॉइंट हमें मिल रहा नहीं है। सॉल्यूशन दैट मींस व्हाट, दो लाइन का सॉल्यूशन दैट मींस एक कॉमन पॉइंट होगा दोनों। यहाँ पर दो लाइन पैरेलल है मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। रेडी, चलो। तो ऐसी जो हमारे पास सिस्टम बनी या तो पेयर ऑफ इक्वेशन बने, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो वी हैव टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल सॉल्यूशन दैट सिस्टम हैज, या तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगी या तो कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगी, अगर सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट। देखो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि if system has a unique solution even though consistent and system have many solution तो भी consistent, but if system has no solution that means inconsistent। तो ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है, तो हमें पहले ऐसे जो भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे उसको हम क्या बनाएंगे, दोनों की अलग अलग लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसको ही हम बोलेंगे सॉल्यूशन। अगर मैंने बताया आपको देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रही है, या एक दूसरे के ऊपर ऑन से इनसाइड से, दैट मींस हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या तो एक दूसरे के पैरेलल है। ये तीन के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ओके, तो इसको समझने के लिए मेरे पास और एक चीज है, वो आपको खास याद रखना है, कैसे हम डायरेक्टली दो, अगर आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है जैसे कि ये दो आपको दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली कैसे डिसाइड करोगे कि ये जो सिस्टम है या तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो क्या सॉल्यूशन देंगे, तो इसके जो कोफिशिएंट्स है, एक्स के कोफिशिएंट्स, वाई के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म, उसके रेशियो के ऊपर से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। फॉर दैट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो भी सिस्टम दी है उसको ये फॉर्म में लिखो, a1x प्लस b1 y इज प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फॉर्म में पहले लिख दो। अगर आप इक्वल टू फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे कोई इश्यू है नहीं, ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट इन जनरल हम लोग कौन से फॉर्म में लिखेंगे, तो हम यही फॉर्म में लिखेंगे, ये वाले इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में हम बनाएंगे। रेडी, तो ये फॉर्म में बनाने के बाद हमारे पास ये अलग अलग सिचुएशन बनेगी, जैसे कि फर्स्ट, इफ रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट मींस a1 एंड a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y,
अगर ये इक्वल नहीं होता तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट, एंड वो एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट करेगी एज ओनली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आपको एक एमसीक्यू ऐसा पूछा हुआ है और आपको बताना है कि क्या ये जो सॉल्यूशन सिस्टम है या तो ये पेयर ऑफ जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, x के कोफिशिएंट जो है उसका रेशियो ले लो, y के कोफिशिएंट का रेशियो ले लो, और दोनों अगर सेम नहीं आते दैट मींस दोनों लाइन एक दूसरे को कंपलसरी इंटरसेक्ट करेगी और ओनली वन पॉइंट पे ही करेंगी, दैट मींस इस सिस्टम को कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सिमिलरली हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर तीनों तीन मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर तीनों तीन सेम हो जाते हैं दैट मींस उसको कैसा सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन। एंड दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्या एक दूसरे के ऊपर ही होगी, कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे की क्या होगी, ओके। तो ये हमारा दूसरा है। एंड थर्ड वन इज क्या है कि x एंड y का जो कोएफिशिएंट है उसके रेशियो सेम होगी बट विच इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के रेशियो, उसके साथ इक्वल होगा नहीं। तो जो लीनियर इक्वेशन वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट बन जाएगी, दैट मींस सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल। तो आपको क्या करना है, खाली देखना है कि इन दोनों का रेशियो मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो और ये दोनों सेम होंगे बट इसका रेशियो इन दोनों के साथ सेम होगा नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल लाइन पैरेलल होगी, क्या रहेगी, पैरेलल। तो ये हमने ग्राफिकल मेथड्स के अंदर इतनी चीजें समझी। अब इसको विदाउट ग्राफिकल भी आप रिप्रेजेंट कर ही सकते हो, लाइन विदाउट ड्रॉ किए बिना भी। तो अगर लाइन ड्रॉ करनी है, अगर बोला हुआ है क्वेश्चन में कि बाय ग्राफिकल मेथड देन यू हैव टू कंपलसरी ड्रॉ द ग्राफ, आपको कंपलसरी ग्राफ ड्रॉ करने हैं। पर अगर नहीं बोला है तो ग्राफ ड्रॉ करने नहीं है, आप ऐसे रेशियो से भी चेक कर सकते हो एमसीक्यू के अंदर। रेडी, अब हमारे पास है सेकेंड मेथड थी इसके अंदर एल्जेब्रिक मेथड। अगर आपको याद हो तो एल्जेब्रिक मेथड हमें हमारे पास अभी फिलहाल दो ही मेथड्स है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरी है हमारे पास एलिमिनेशन। तो जब भी आपके पास कोई एग्जांपल हो, वर्ड प्रॉब्लम हो, तो वो वर्ड प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करोगे, तो अब इसमें ग्राफिकली लिखा होगा तो ग्राफिकली करेंगे, अगर ग्राफिकली नहीं लिखा 19% नहीं लिख के दिया होता ग्राफिकली ऐसा, तो आप क्या करोगे, ग्राफिकली अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे या एलिमिनेशन, बट अगर मेंशन किया है पर्टिकुलर मेथड तो आपको वही मेथड से उसको सॉल्व करना है। ओके, समझ में आ गया इस चीज को। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, तो एक एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेसिक यही चीज है। और हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा या पॉलिनोमियल बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि अगर मेरे पास एक कुछ ऐसा चीज है, अगर मेरे पास है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सॉरी -3, तो ये पोलिनोमियल है। बट अगर मैं इसके इज इक्वल टू 0 कंसीडर करता हूँ, 0 लेता हूँ, तो ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने लास्ट सेशन में देखा था, और इसके जो रूट्स आएंगे उसके बिहेवियर के बारे में भी हमने देखा था। रूट्स दैट मींस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या तो रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो हमने लास्ट सेशन के अंदर समझा था। ओके, कि इसके रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको स्प्लिट करके, इसको स्प्लिट करके उसका हम मिडल टर्म बनाएंगे और फिर हम उसके फैक्टर निकाल के उसके बाद फैक्टर्स के दो फैक्टर मिलेंगे हमें, और वो दो फैक्टर को हम जीरो के साथ इक्वेट करके एक्स की जो वैल्यूज फाइंड करेंगे विच इज अवर सॉल्यूशन, और वी कैन से रूट्स। ये हमने ऑलरेडी आगे वाले सेशन में लास्ट सेशन में हमने सीख लिया था। ओके, और इसके अंदर हमने एक और भी मेथड सीखी थी, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। दैट मींस हमने डी फाइंड करना सीखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट डी आपको जो मिलेगा, इस डिस्क्रिमिनेंट के बिहेवियर के ऊपर, इसके बिहेवियर को हमने रूट नेचर ऑफ रूट देखे थे अलग। दैट मींस अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो हमने देखा था रूट कैसे होंगे, तो रियल बट
रिपीटेड, दैट मीन्स सेम इक्वल रूट्स देखे थे हमने, और अगर ये लेस देन 0 होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने देखा रूट्स रियल मिलेंगे नहीं। रूट्स कैसे मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। खाली हमें लिखना है कि ये रूट्स क्या मिलेंगे हमें, नॉट रियल। ओके, तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में देख लिया था। क्यों मैं अभी ये चीज को वापस डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि हम इसी चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम देखेंगे जिसका आपको प्रेजेंटेशन जो मिलेगा वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा? वो आपको मिलेगा आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था, ये फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कोई भी जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहे हैं तो आपको करना क्या है? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सिमिलर अगर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल रहे हैं तो भी ट्राई करो उसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। ऐसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। ओके, सो b2 इज इक्वल टू सी। तो अगर लीनियर इक्वेशन मिल रहा है तो आपको ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और क्वाड्रेटिक मिलता है तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि अगर आपको एक्टिव रहना है तो आप साथ में नोट पेन रखिए और ट्राई करिए कि साथ में आप सॉल्व करो, ताकि आप भी जान पाओ कि आपके आंसर्स वगैरह आपको कैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है। रेडी? चलिए, तो हमारे पास एक यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है ये, कि द वैल्यू ऑफ k for which the pair of equations this and this has infinite many solution। अब आपको क्या करना है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिले ऐसा k फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा याद करना पड़ेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने देखा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा। अब उसके लिए पूरा सॉल्यूशन तो फाइंड करने बैठेंगे नहीं, तो हमने इसके अंदर तीन कंडीशंस आपको समझाई थी। तीन कंडीशन फ्रॉम रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स, अगर आपको याद हो तो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले इन दो इक्वेशन को क्या करेंगे? हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको लिखूं तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास? 6x इज सॉरी माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे? इसके कोएफिशिएंट्स के रेशियो निकालना स्टार्ट करेंगे। तो x के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? तो k बाई 6। अब चेक करेंगे बाद में कि इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखेंगे हम लोग ये y के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या मिलेगा हमें? -1/-2, दैट मींस माइनस माइनस कैंसिल 1/2। एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके बनाऊंगा तो -2/-3, माइनस माइनस कैंसिल तो अगेन 2/3। सो सेम ही रहेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या इस रेशियो के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है, क्या ये दो रेशियो सेम है। अगर मैं इसको सेम लेके के की वैल्यू फाइंड करूं, ओके, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर क्या बोला है? हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कब होता था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन? व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्योंकि पैरेलल होता है तो कोई सॉल्यूशन हमें मिलता ही, नो सॉल्यूशन आता है। तो उसके लिए कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता था? कि तीनों तीन आपको क्या मिलने चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब a1 by b1 इज इक्वल टू a2 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होना चाहिए। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म सेम है ही नहीं, तो आपको ऐसा कोई के नहीं मिलेगा ताकि ये तीनों तीन सेम बने। there is no any k such k exist ताकि ये तीनों तीन क्या बने? इक्वल बने। ओके, तो इसका आंसर आपके पास ऑप्शंस है। ये चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा के कोई आपको मिलेगा नहीं। तो ये आपको खास याद रखना है। ओके, अंडरस्टूड? चलिए, अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल आप खुद ट्राई करना। ओके, हमारे पास ये है, क्या बोला हुआ है? सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। ये दो इक्वेशन दिए हैं, अलग अलग इक्वेशंस। उसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। दैट मींस इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, बट ग्राफिकली। अब ग्राफिकली क्या करोगे? सबसे पहले रैंडमली हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और खास ध्यान रखना है जब भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो उसको आपको नोटेशन देना जरूरी है। x x डैश, y y डैश। अब ये x इज इक्वल टू 3 लाइन कैसी होगी, कहां से पास होगी? तो सिंपल, हम सबको पता है कि x इज इक्वल टू 3 लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब यहाँ पर 1
2 एंड 3 से कहीं यहां से पास होगी, ये हमारे पास x इज इक्वल टू एक 3 लाइन मिल गई। रेडी? अब मुझे बताओ y इज इक्वल टू -4 लाइन कैसे होगी? आप चैट के अंदर भी आप आंसर लिख सकते हो। कैसे आंसर लिखना है आपको पता है कि अपना चैट ओपन करके आप इसके अंदर लिख सकते हो, और उसमें y इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स parallel to x axis but minus, that means negative on negative y, sorry, on negative part of that y. Okay, so y is equal to suppose for मतलब हम यहाँ पर एग्जैक्टली मेजरमेंट लेने नहीं बैठेंगे, बट रैंडमली यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा y is equal to -4 because x is equal to 3, that means y is 0. Okay, so parallel to y, y is equal to -4, that means x is equal to 0. तो अब ये दो लाइन एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और ये पॉइंट कौन सा बनेगा? ये पॉइंट बनेगा 3, -। ओके, तो ये जो हमारे पास सिस्टम मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, उसका सॉल्यूशन क्या बन गया? 3, -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, सिंपल। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट आपको ऐसे करना है, और आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि line x is equal to 3 and y is equal to -4 intersect at unique point, एक ही पॉइंट पे एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो पॉइंट कौन सा है? 3 -4। तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके, सिमिलर वे आप ये खुद ट्राई कर सकते हो। ये वाला देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ऐसे एग्जाम्पल ऑलरेडी मतलब क्वेश्चन पेपर्स के अंदर है। ओके, सो ये पूछने के चांसेस है 2 मार्क्स के अंदर, 2 या 3 मार्क्स में। तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट मतलब प्रॉपर अच्छे से ग्राफ प्रॉपर ड्रॉ करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। आपके पास यहाँ पर ऐसा वर्ड है कंसिस्टेंट और नॉट, दैट मींस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आप इसमें कैसे करोगे? तो मैंने आपको बताया था, फिर से वो 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट वाली। यस इट इज ओके यशोधन जी, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह आपने सॉल्व किया इसको। तो देखो सिंपल, सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या हो जाएगा? ये जो सिस्टम दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। अगर एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो क्या बन जाएगा? इनकंसिस्टेंट, दैट मींस पैरेलल है। तो अब कंसिस्टेंट के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, यूनिक सॉल्यूशन भी या मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर यूनिक आ रहा है कि मैनी आ रहा है? चलो मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, इसका आंसर यूनिक है या मैनी है? इसका आंसर यूनिक है या मैनी है? और इस अगर यूनिक है तो इसका इंटरसेक्शन मैनी। ओके, और कोई? यूनिक है या मैनी है? मैनी। अब आपने बताया मैनी, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ओके, यूनिक। ओके तनय, आपने बताया यूनिक, यशवर्धन ने बताया है मैनी। तो हम एक बार यहाँ पर देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। समझो, जल्दबाजी नहीं करनी है, ड्रॉ करके सिंपल उसके ऊपर से ही हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि x इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 0 लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे आप मुझे बताओ। x इक्वल टू 0 मतलब ऐसी लाइन जिसके ऊपर उसका x कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा 0 है। तो कौन सी लाइन बन जाएगी? ये y एक्सिस बन जाएगी। y एक्सिस ही हमारी x इज इक्वल टू 0 लाइन है। y एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। ये पूरी लाइन क्या बन गई? x इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -7 कहाँ पे होगी? यहाँ पर होगी। अब मुझे बताओ ये दो लाइन y इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू 0, यशवंतन मुझे बताओ आप कि ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को? कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? आप पॉइंट लिख सकते हो चैट बॉक्स में। यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ये दो लाइन एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट कौन सा बन गया? कौन सा पॉइंट बन गया? ये पॉइंट बन गया 0, -7। दैट मीन्स यस 0, -7, दैट मीन्स ये दो जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है या तो सिस्टम है, वो आपको आंसर कैसा दे रहा है? यूनिक। क्योंकि ये दोनों दोनों का जो लाइन जो बनेगा वो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो ये सिस्टम कैसी बन गई, कंसिस्टेंट। अगर आपने मैनी बोला होता तो मैनी रॉन्ग होता, बट मैनी की वजह से कंसिस्टेंट इज राइट होता। कंसिस्टेंट आंसर राइट है, बट मैनी इज रॉन्ग, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये खास ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं हम लोग। अब ये एग्जांपल भी आपको ट्राई करना है। पहले ये हमारे पास एग्जांपल है, कुछ ऐसा है कि हाफ ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। एक हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूसरा स्टेटमेंट है। तो जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आए तो पहले आपको क्या करना है, आपका जो पूरा वर्ड प्रॉब्लम है ना उसको तोड़ो। कहां से तोड़ना है, तो अलग अलग सेंटेंस बनेंगे, वहां से आपको स्टेटमेंट बनाने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। दैट मींस कोई दो नंबर है, ओके, उसके डिफरेंस की बात की है और उसका हाफ की बात की है, और उसका आंसर दिया है 2। तो ये एक स्टेटमेंट बन गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर इज 13। दैट मीन सम की बात की है, पर किसके सम की, अब सम की बात की तो दो ही नंबर होगी, ऑब्वियस है, पर कौन से बोले हैं, तो ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर इज 13 ऐसा बोला हुआ है। तो दो स्टेटमेंट आपको मिल गए, और आपको फाइंड करना है नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट लेट स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, तो लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, हम स्मॉलर नंबर को अगर x बोला मैंने, एंड ग्रेटर नंबर को हमने क्या बोल दिया, y बोल दिया। इसका मतलब क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन x। ये क्लियरली है क्योंकि y इज ग्रेटर नंबर। अब हम, हमारे पास जो स्टेटमेंट है मैंने अभी बताया, उसको हम तोड़ेंगे तो हमारे पास दो स्टेटमेंट यहां से अलग हो रहा है कि हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। बट अगर मैं x माइनस वाई को, ओके, आंसर दिया है आपने, हम चेक करते हैं। अगर मैं x माइनस वाई लूंगा, y तो ग्रेटर है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। बट यहाँ पर आंसर हमें क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव 2 दिया हुआ है। दैट मीन्स y माइनस एक्स डिफरेंस, दैट मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, तो डिफरेंस अभी खत्म नहीं हो रहा है, क्या बोले, हाफ ऑफ द डिफरेंस, मतलब इस डिफरेंस का हाफ इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है, 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। सो ये क्या हो जाएगा, 4, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। या तो वी कैन टेक दिस 2, मतलब 1/2 ऑन राइट हैंड साइड, तो ये मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलर में अब क्या बोला है सेकंड इक्वेशन के लिए, सम ऑफ ग्रेटर नंबर दैट मींस y एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, दैट मींस स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करना है। तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर से क्या मिल जाएगा हमें, ट्वाइस दिस स्मॉलर नंबर एंड प्लस समेशन ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अभी दोनों को हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम में आपको प्रॉपर मेथड से दिखाना पड़ेगा, ओके। और मेथड आप सबको पता है कैसे लिखना है कैसे नहीं, वो मुझे आपको अब समझाने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर भी हम एक बार यहाँ पर पूरा सॉल्व कर रहे हैं, एक बार एक सम को, उसके बाद हम बाकी सम खुद सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम उसको सिंपल, दो मेथड है हमारे पास डायरेक्टली मेथड के अंदर, एल्जेब्रिक मेथड में, अगर आपने देखा अभी आगे तो, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में से, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोल रही है हमें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हमें करना क्या है, तो इक्वेशन 1 के अंदर से हमें बनाना है, ये इक्वेशन 1 में कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है। सपोज मैं इक्वेशन 1 में से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा 4 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, ओके। तो बाय substituting, सिंपल बाय पुटिंग, या तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, और इस इक्वेशन को हम 3 बोल देंगे, ठीक है। अब 2 के अंदर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस y की वैल्यू क्या हमारे पास है, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। अब उसके लिए हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2x, 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, इस 4 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 13 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारे पास 9। सो 3x इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3।
तो हमें x की वैल्यू 3 मिल गई। अब इस x की वैल्यू 3 को हम कहाँ पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 में। और वो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। सो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स था, अब इसके अंदर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7। एंड यशवर्धन इज करेक्ट, यशवर्धन ने आंसर दिया था कि smaller number is 3, x is smaller number and larger number is, that means greater number is 7। ओके, तो ये सिंपल एग्जांपल हुआ। अब सिमिलर वे आपके पास एक और एग्जांपल है, चलो ये ट्राई करो सब लोग, ये ट्राई करो। चलो यू हैव ओनली, आई एम जस्ट गिविंग 30 सेकेंड। जस्ट आप मुझे दो इक्वेशन, एक या दो जो भी इक्वेशन बन रहे हैं वो इक्वेशन लिख के दिखाओ बस, बाकी उसको सॉल्व करना सबको आता है, हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी खाली इक्वेशन बनाना है। तो हम भी स्टार्ट करते हैं। चलो क्या बोला है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, सिंपल। और बोला है सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 90। तो फिर से वही सेम, हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे स्मॉलर नंबर को x, ग्रेटर नंबर को y। ग्रेटर नंबर y है, दैट मींस y ग्रेटर देन x हो जाएगा, ये हमें खास कंडीशन लिखनी है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, फर्स्ट इक्वेशन, चलो बताओ मुझे खाली फर्स्ट इक्वेशन, आप चैट बॉक्स में लिखो, आपको आइडिया आ गया है तो गिव इन चैट बॉक्स। फर्स्ट आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, ये जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर से, टू नंबर्स डिफर बाय 3, दैट मींस व्हाट, क्या हो जाएगा, ये दो नंबर का डिफरेंस 3 ऐसा बोला हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। y, यस वेरी गुड, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 ऐसा ही क्यों लिखा हमने, x माइनस वाई क्यों नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, क्यों y माइनस एक्स ही लिखा, बिकॉज y इज ग्रेटर। रेडी, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। यस, एंड सेकंड नंबर क्या बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बोला है कि सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर, स्मॉलर एक्स है तो ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर, दोनों का सम, और वो दिया है 19। वेरी गुड, अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको हमें आंसर देना है। आप मुझे सॉल्व करके आंसर दीजिए, क्या आएगा आंसर इसका, और कौन सी मेथड, अगेन सेम एज आई टोल्ड कि आप यूज कर सकते हो आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, जो भी आपको इजी लगे आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 y को सब्जेक्ट बनाएंगे, 3 प्लस एक्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू, यहां पर होगा 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19। चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो 2x प्लस 9 प्लस 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 19। सो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। 19 माइनस 9, 9 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। रेडी, और देयरफॉर दिस गिव्स x इज इक्वल टू 2। वेरी गुड, x का आंसर आ गया 2। अब हमें x की वैल्यू कहां पुट करनी है, यस वेरी गुड, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। हम क्या लिखेंगे, सिंपल क्या मेंशन करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5। सिंपल एकदम। तो हमारे पास स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया, और यहाँ पर तो बोले दो नंबर फाइंड करो, सो दोनों नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया आपका, स्मॉलेस्ट नंबर 2 एंड ग्रेटर नंबर इज 5। ओके, चलो सिमिलर वी हैव दिस अनदर एग्जांपल। तो अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो क्या इक्वेशन बनेंगे, कैसे बनेंगे, चलो सोचना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, तो यहाँ पर क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज 5 years ago and his age 7 years ago, sorry 7 years from now, ऐसा बोला है। तो दो चीजें आपको दी है यहाँ पर, एक ही चीज की बात की है कि प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज, रोहन के एज की प्रोडक्ट की बात की है, बट कब कब, तो 5 साल पहले एंड 7 साल फ्रॉम नाउ, 7 साल बाद। तो हम सपोज क्या करेंगे यहाँ पर, तो लेट
अब हमें फाइंड क्या करना है वो भी हम आगे देख लेते हैं एक बार। इज वन मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, देन फाइंड प्रेजेंट। तो हम सपोज किसको करेंगे, इसकी प्रेजेंट एज को सपोज करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज इज एक्स, हमने उसको एक्स सपोज किया। ओके ओके वेरी गुड। कि प्रेजेंट एज को क्या लिया हमने, एक्स सपोज किया। तो अब प्रोडक्ट किसका बोला है, तो 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो एज क्या बन जाएगी, 5 साल पहले क्या एज होगी इसकी, तो एक्स में से 5 माइनस करेंगे, राइट। एंड 5 साल बाद क्या एज होगी हमारी उसकी, तो 5 साल बाद होगी एक्स प्लस 7, 7 साल सॉरी 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर्स। ओके फ्रॉम नाउ, नाउ हमारा एक्स है, तो अब 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या बोला है, इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स प्रेजेंट, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है एक्स, तो ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट दिस प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है। बस हम इस इक्वेशन को सिंपल एक्सपांड करना है, ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसमें से दोनों साइड से 2x कैंसल, या तो वी कैन टेक 2x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो माइनस 2x कैंसल आउट, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस 35 दैट इज 36। ओके एंड वी नो दैट by taking square root on both side x is equal to plus or minus 6, but एज नेगेटिव में लेंगे नहीं हम लोग। सो रोहन्स प्रेजेंट एज इज, क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज, x इज इक्वल टू 6, सिंपल। ओके चलो सिमिलर वे हमारे पास और एक एग्जांपल है, ये द पेयर ऑफ दिस इक्वेशन दिस एंड दिस इज, आपको क्वेश्चन पूछा है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं दो, वो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन कुछ ऐसे है, कंसिस्टेंट होगा, या इनकंसिस्टेंट होगा, या कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन होगा, या कंसिस्टेंट विद मेनी सॉल्यूशन होगा। ये चार में से कौन सा आंसर आएगा वो आपको बताना है। अब इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, आप खुद ट्राई करिए क्या होगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। अब इसके लिए क्या मेथड करेंगे, क्या इसको सॉल्व करने बैठेंगे, नहीं, ये सॉल्व करने बैठना वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, ये हमारा सिंपल एमसीक्यू का आंसर है। उसको कैसे करेंगे, तो मैंने आपको जो बताया था आगे वही, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म। ये रेशियो लेके फिर आप चेक करेंगे बराबर कि क्या हमें ऑप्शन मिल रहा है कि तीनों तीन रेशियो सेम या क्या है क्या नहीं। ऑप्शन बी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। चलो तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ऑलवेज ट्राई करो कि जो भी आपके पास इक्वेशन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों टर्म का अगर एलसीएम में देखो तो क्या होगा 6, तो यहाँ पर 6 करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 6 के लिए मुझे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगा, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू, अब ये जो 6 है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो वो क्या हो जाएगा 42, और हमारे पास ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब टू सेकंड इक्वेशन क्या दिया है आपको, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14, ये दिया हुआ है। अब मुझे बताओ ये दो लाइन क्या हो गई, एक दूसरे को पैरेलल हो गई, या एक दूसरे के कोइंसिड बन गई, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो सिंपल आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x का कोएफिशिएंट का रेशियो 1 बनेगा 9/9, और 10 का कोएफिशिएंट का रेशियो भी 1 बनेगा, और यहां पर ये रेशियो 1 नहीं बन रहा है। ओके दैट मीन्स तीनों का रेशियो सेम नहीं है, खाली इन दोनों का रेशियो सेम है और ये अलग है, तो दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, एक दूसरे को पैरेलल। वेरी गुड, और पैरेलल है तो हमने बताया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ही कंडीशन के अंदर कंसिस्टेंट बनेगा, या तो एक लाइन दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, या कोइंसिडेंट है। ओके दैट मीन्स एक दूसरे के मतलब सेम लाइन है, सेम टू सेम, नो चेंज। आप इवन कांस्टेंट में भी सेम नहीं, चेंज होना नहीं चाहिए। ओके मैंने उसके लिए आपको सिंपल एक एग्जांपल समझाया था, अगर याद हो तो।
कुछ ऐसा एग्जाम्पल समझाया था कि अगर मेरे पास एक लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, सपोज मैं लेता हूं -3, और दूसरी लाइन है -4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। ये दोनों लाइन सेम है, कैसे पता करेंगे हम लोग? तो सिंपल, -2 इसमें से कॉमन निकालो, इस इक्वेशन 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये -4 बन जाएगा, ये बन जाएगा +6 और ये हो जाएगा +6। रेडी? तो दोनों की दोनों लाइन क्या है? सेम है, इसीलिए सेम है दैट मींस उसके x कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अब मुझे बताओ इसका आंसर, मतलब ये एक सम आप सॉल्व करो, चलो ट्राई करेंगे हम लोग मिलके। क्या बोला हुआ है यहाँ पर? a fraction becomes 1/3, 1/3 बनेगा fraction when 1 is subtracted from numerator। ओके, एक स्टेटमेंट ऐसा है। दूसरा बोला है it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, then find the fraction number। तो सपोज हम कर लेते हैं, सपोज करना स्टार्ट करेंगे तो लेट, एक फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर है, लेट न्यूमरेटर को हम सपोज करते हैं x, ओके, डिनोमिनेटर को हम सपोज करते हैं y से। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? हम फ्रैक्शन भी लिखेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा x बाय y, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। रेडी? अब क्या बोला हुआ है? तो यहां पर बोला हुआ है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो वो फ्रैक्शन बनेगा 1/3। मतलब न्यूमरेटर में से अगर मैं एक माइनस करूं, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, तो ये बनेगा 1/3, ऐसा बोला है। और दूसरा क्या बोला हुआ है कि व्हेन 1 इट्स बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, पर डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 1/4। ऐसे दो कंडीशन आपको अलग अलग दी है। ओके, दो कंडीशन दी है ऐसा। वेरी गुड। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा? 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। अब इन दोनों को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलो तो सॉल्व करना स्टार्ट करूं। ओके, चलो सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, और इसके बाद में लास्ट फाइनल एग्जांपल, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे, मतलब दैट मींस फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेरीज है तो आप चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 12। ओके, दिवादित्य ने बोला है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 8। चेक करो बेटा, ये y इज इक्वल टू 8 में मुझे गड़बड़ी दिख रही है। कहाँ पे आपने कुछ, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की होती हो उसमें गलत किया है, या तो आपने एलिमिनेशन किया तो उसमें कहीं ना कहीं गलती की है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास दो इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो एक इक्वेशन है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। 4x, सॉरी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। चलो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, हम अगर मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूं, एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन मेथड क्या थी वो भी हम समझ लेते हैं यहाँ। अगर हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आइदर कोएफिशिएंट ऑफ x सेम बनाओ या तो y का कोएफिशिएंट सेम बनाओ। ओके, ये हमारा कंसेप्ट है एलिमिनेशन मेथड में। तो यहाँ पर x का अगर मैं कोएफिशिएंट सेम बनाना चाहूं तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगी? दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएगी, और फिर उसके बाद इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर लेंगे, दैट्स फिनिश। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो सिंपल मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो ये माइनस लेंगे, ये क्या होगा? प्लस, और ये माइनस।
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 के साइन चेंज करनी है, वो खास ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल, एलिमिनेट हो गया, और हमारे पास ये क्या मिल गया, 3x minus 4y, that means minus x is equal to 3 minus 8, तो हो जाएगा -5, तो minus x is equal to -5, that means x is equal to 5, सिंपल। अब इसको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में भी हम सब्स्टिट्यूट तो करते ही थे, क्या सब्स्टिट्यूट करते थे कि पुट x is equal to 5 in either of these two इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो इन इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करूंगा तो 3 into 5 minus y is equal to 3, ये क्या होगा, 15 minus y is equal to 3, that means क्या हो जाएगा, therefore y is equal to 15 minus 3, that means y is equal to 12। तो हमारा फ्रैक्शन, फाइनल आंसर फ्रैक्शन पूछा है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, तो आंसर में आपको लिखना है फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y इज इक्वल टू 5/12, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो यहाँ पर खास ध्यान रखना, मार्क्स कट सकते हैं। ओके, रेडी, वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलो तो यहाँ पर हम इस सेशन को मेरी ओर से मैं ऐड कर रहा हूँ, लास्ट में ज्यादा एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ।